दोस्तों, साल 2014 की बात है। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने पूछा था कि अमित शाह कौन है। उसके जवाब में अमित शाह जी ने कहा था कि दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। अब अमित शाह ने यह बात साबित कर दी कि बंगाल में भाजपा जीत चुकी है। Shifted in West Bengal. In a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. मोदी ने अब खुश किया है। बंगाल में कमल खिल उठा है। टीम ने लिखा है 2026 का ये पूरा बंगाल चुनाव हमेशा याद रहेगा। जनता की शक्ति की भी है जीत। बीजेपी की सुशासन की राजनीति। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद कुछ लोगों की बुद्धि स्लीपिंग मोड पर चली गई है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जिन लोगों को कुछ आता है वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनको कम से कम 100 सीटों पर हराया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि उन पर हमला किया गया था। तू क्या मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. बंगाल के रिजल्ट के बाद वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा झटका था ममता बनर्जी का भवानीपुर में हारना, जो दुनिया के सबसे लंबी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिटी गवर्नमेंट मानी जाती है। वो लगातार 2 चुनाव में अपनी सीट हार जाती है, वो भी एक आदमी से। सोचिए, एक सिंह सीएम जो 15 साल से एक राज्य की मुख्यमंत्री हो। 2021 में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था और इस बार ममता भवानीपुर से खड़ी थी। यहाँ भी 15,000 से ज्यादा वोट लाकर ममता को हरा के वो एक लौते नेता बन गए जिसने भारत में किसी भी सिंह सीएम को 2 बार हराया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ममता यहाँ पर हारी कैसे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ममता के नीचे होने वाले गुंडे और अत्याचार के कारण। लेकिन इस सीट के सबसे बड़ा कारण उनके नेता अनशन बंचा भी थे। टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने कुछ दिन पहले गुजराती कम्युनिटी से ये पूछ लिया था कि उनका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कम्युनिटी के बीच एक डिवाइड जैसे सिचुएशन बनाकर ये कह दिया था कि गुजरातियों के जगह बंगालियों ने आजादी पर फ्रीडम फाइट की है। Who were the Gujaratis over the past 6 to 7 months? And this is something Bengalis will never forgive you for. Never. Last 6 Bengalis are a very proud race. We led the war on independence against the British. अब इसके बाद से ममता बनर्जी को दिक्कतें बढ़ गई, क्योंकि भवानीपुर में 35% गुजराती वोटर्स है। ममता बनर्जी ने खुद व्हाट्सएप मैसेज करवाकर न सिर्फ उन लोगों से माफी मांगी थी कि यह भी कहा था कि जिस एमपी ने यह बात बोली है उनको बोल दिया गया है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसके बावजूद ममता अपने सीट से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। इतना ही नहीं, इस चुनाव में ममता बनर्जी के भयंकर घोटाले और करप्शन के आरोप में ज्यादातर उम्मीदवार हार गए। खुद ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री के रूप पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और पॉलिसी फेलियर के गंभीर आरोप लगे थे, इसलिए वो अपनी सीट हार गई। इसके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम में कैसे ज्योति प्रिया मल्लिक हावड़ा से 31,000 वोटों से हार गई। इसके अलावा स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी भर्ती घोटाले में कैसे पार्थ चटर्जी बेला पश्चिम से 42,000 वोट से हार गए। नगर निगम में अवैध भर्ती के आरोप में शामिल बताए जाने वाले सुजीत बोस विधाननगर में 12,000 वोट से हार गए। आय से अधिक संपत्ति और लोकल ट्रेड विवाद में फर्ज जाकिर हुसैन जंगीपुर में 8,900 वोट से हार गए। इनके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्हें उन्हीं के सीट से उनको हराया गया है। किसी सरकार की अनपॉपुलरिटी का अंदाजा इसी बात पर लगाया जाएगा कि 294 के विधानसभा में 74 विधायकों को दोबारा मौका ही नहीं मिला। ये वो सेटिंग एमएलए हैं जिन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। बाकी दोस्तों, सरकारी बाबू लोग और सिस्टम का एक अलग नेचर होता है कि वो सरकार बदलने के साथ खुद को भी ढाल देते हैं, और बंगाल में भी यही हुआ। भाजपा की सरकार बनने की खबर आते ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने विभाजित सचिवों को एक लेटर ऑफ ऑर्डर भेजा, जिसमें यह बोला गया था कि जरूरी फाइल और कागजों को दस्तावेज से बाहर ना ले जाए और उसे नष्ट भी ना किया जाए। सत्ता बदलने के समय की यह बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव कंडीशन होता है, क्योंकि जहां सिस्टम के पिछली सरकार के बवाल को बचा नहीं पाता और ममता सरकार के करप्शन का आरोप बढ़ते जा रहे थे, और अब इस तरह के ऑर्डर्स ये बताते हैं कि सिस्टम किसी भी तरह इस चीज को हैंडल कर ही लेगा। इसका मतलब साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब हारी हुई सरकार के कंट्रोल से बाहर निकलकर बिल्कुल निष्पक्ष और इंश्योर कर रही है कि पिछली सरकार के कामकाज का रिकॉर्ड बिल्कुल सेफ रहे। ममता
बनर्जी के लिए ये आदेश एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनके पिछली सरकार की अकाउंटेबिलिटी की तैयारी है। जब भी सत्ता बदलती है तो अक्सर नई सरकार पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, फाइनेंशियल ब्लंडर्स और पॉलिसी डिसीजन की जांच करवाती है। फाइलों को लॉक करने का मतलब ये है अब किसी भी फाइल का हेरफेर या उनके सबूत को मिटाना नामुमकिन है। अब उन मंत्रियों और अधिकारियों के खतरे की घंटी है जो राशन घोटाले, शिक्षा भर्ती या अन्य विवादों के दायरे में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, बंगाल के और भी सरकारी कर्मचारी और पुलिस नाचते हुए नजर आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा ने यह वादा किया था अगर उनकी सरकार बनती है तो वह 7th पे कमीशन लागू करेगी। अभी तक 15 पे कमीशन से ही सरकार नौकरी वालों को पैसा देती है। इसके साथ वो महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता था। इस वादे ने सरकारी लोगों को भी अपने पल्ले में ले लिया था और देखिए कैसे ये लोग नाच रहे हैं। दोस्तों, अब उन लोगों पर आते हैं जिन्होंने 4 मई को न जाने क्या क्या अनशन बयान दिए थे। सबसे पहले टीएमसी के सांसद नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट क्या बोले थे, आप वो देखते हैं। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। अब जनता ये पूछ रही है जो वादा किए थे वो कब निभाओगे। और इस भोलेपन के लिस्ट में एक नाम कल्याण बनर्जी का भी आता है। उन्होंने कहा था कि 4 मई के बाद वो गृह मंत्री के सिर पर हरा रंग से रंग देगा। अब वो भी सुनो कि उन्होंने क्या कहा था। साथ ही इन्होंने अमित शाह को भी बहुत कुछ बोला था। अमित शाह came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. बकवास बयान के ट्रैक रिकॉर्ड पर इसका बहुत ही बड़ा बयान है। दोस्तों, बंगाल के नतीजे आने के बाद यह भी अंडरग्राउंड घूम रहे हैं। वैसे ही इस लिस्ट में एक नाम पप्पू यादव का भी आता है। उन्होंने भी ये कहा था अगर ममता दीदी हार जाती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देगा। यदि चुनाव जीत गए तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर दे। खैर ये सब छोड़ो, कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ममता बनर्जी के हार पर बंगाल के डेमोक्रेसी की हत्या है। अब मैं इन लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, बस इन लोगों को दिखाऊंगा कि बंगाल में डेमोक्रेसी कितनी थी। बस ये वीडियो देख लो। सामने में मेरा सहेली के साथ हुआ था, हम आंदोलन किया था, वो मुख्यमंत्री ने बोला था जो मैं माओवादी हूँ, तब से मेरा फैमिली का ऊपर मेरा ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था। मैं जेल भी खटी, मेरा घर पे बम मारी, मेरा खून का हुमकी दिया, बहुत कुछ सहना पड़ा, किंतु इन सब नहीं मिला हमको। अब ये देखकर लगता है कि बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। भैया अगर ये सब कुछ देख ली हो तो ये भी थोड़ा सा देख ही लो। पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहाँ नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे। कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, ये बंगाल के संदेश खाली में हुआ है। आपको ये वीडियो देखने के बाद खून खोल गया होगा ना। बंगाल के जनता के बीच ना जाने ऐसे कितने घटना हुए हैं जो अब टीएमसी के जाने के बाद लोग सामने से बोलने को तैयार हो गए हैं। किसी ने शायद सच ही कहा है, जब सत्ता पागल कर दे तो उनका इलाज जनता ही करती है। अगर आपको अभी भी कुछ ठीक ना लगे तो आरजीएल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित अभ्यर्थी की मां रत्ना देवनाथ जी को भाजपा ने उसी के सीट से एक टिकट दिया था। प्रचार के समय टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके बाल खींचे थे एवं उनको धमकाया गया था और अटैक भी किया गया था। नतीजे आने के बाद से पानीघाट सीट से उन्होंने टीएमसी को हराकर जीत हासिल कर ली। दोस्तों, अब सोचिए ये वो केसेस है जिन्हें आपको मैं एक छोटे से वीडियो पे ही समझा पाया हूँ। ना जाने अभी इतने कितने केसेस होंगे जिनके बारे में अभी बात भी नहीं की गई है। आप खुद देख कीजिए, क्या बंगाल में डेमोक्रेसी थी? बाकी आप बंगाल के हालत का अंदाजा इसी बात पर लगा सकते हैं कि जो मंदिर बंद थे उसे खोलने के लिए लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं। जो कोर्ट के आदेश के बाद भी ममता की सरकार ने मंदिर के बंद दरवाजे को नहीं खोली थी। टीएमसी के राज में आसनसोल के बस्ती बाजार में एक दुर्गा मंदिर को बंद कर दिए गए थे और टीएमसी ने ये भी बोला था कि इसे खोलने पर खून की नदियां बहेगी। 4 मई के नतीजे के बाद उस मंदिर के दरवाजे को खोल दिया गया था और ये भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ कि बंगाल के रिजल्ट के बाद लोकल लोगों ने सेंट्रल फोर्सेस को तालियां बजाकर विदाई किया। इस चुनाव में उनकी रक्षा के लिए सभी लोगों ने जोर से थैंक यू बोले। थैंक यू সবাইকে, থ্যাংক ইউ, তোমরা অনেকে সাপোর্ট করেছো, সবাইকে থ্যাংক ইউ। ভারত মাতা কি। बाकी अभी भी कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टीएमसी हार गई है। मैं उन सभी लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या केरला में भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है या थोड़ी सी भी बची है? क्योंकि केरला में कांग्रेस के जीतने के बाद वहाँ के लोगों ने कांग्रेस के झंडा नहीं बल्कि पाकिस्तान के झंडा लहरा रहे थे। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जरा वो लोग कॉमेंट करके बताना ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाकी जो लोग भाजपा के जीतने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा कॉमेंट पे रिएक्शन दिखाना। बाकी ममता बनर्जी और टीएमसी इस चुनाव को क्यों हारी ये भी थोड़ा बता देना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी जानकारी पूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।